अगर मैप देखा जाए तो बंगाल दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेड रीजन में से एक है। इसके एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र और बीच में जो फर्टाइल प्लेन है वही बंगाल है। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और ग्लोबल ट्रेड, इन सबों के मामले में डोमिनेट करने के लिए इससे बेहतर लोकेशन और क्या ही हो सकता है। इसलिए बंगाल का कॉटन, सिल्क और हैंडमेड कपड़ा देश भर में फेमस होने के साथ साथ देश के बाहर भी फेमस हो चुका था। और बंगाल के पास केवल ट्रेड एडवांटेज नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं। अगर आप गौर से देखते हैं ज्योग्राफिकली जो हिंदुस्तान का खासियत है, सेम बिल्कुल वैसा ही बंगाल में सारी चीजें मौजूद है। जैसे अगर हम नॉर्थ की तरफ गए तो वहां पर हमें मिलता माउंटेन, बीच में मिलता है प्लेटू, साउथ की तरफ आने पे फर्टाइल प्लेन और उसके नीचे एक बहुत बड़ा विशालकाय समुद्र। एक देश को जो भी कुछ चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीजें एक स्टेट के पास वो सब मिल जाता है। यूं ही अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपना कैपिटल नहीं बनाया था, कुछ खास उन्हें दिखा, इसी कारण से कलकत्ता को बसाया और बसा करके कैपिटल बनाया। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रेड एक्सपेंड हुआ, बंगाल का टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बड़ा होते गया। ढाका का मसलिन, शांतिपुर का हैंडलूम और मालदा का मलमल, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके थे। दुनिया भर के लोग इसे पसंद करने लगे थे। इसी कारण से एक स्टेट के लिए मुमकिन हो पाया कि देश के जीडीपी का 27% का कंट्रीब्यूशन अकेला दे पाए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट आता है 15 अगस्त 1947। देश आजाद हुआ, पर अंग्रेजों ने जाते जाते यहां पर एक गहरा दाग छोड़ दिया, और वो दाग था कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ही 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके साथ साथ स्प्लिट भी हुआ था, आपको पता होगा, दो भाग। सबसे अधिक इस पार्टीशन का अगर नुकसान किसी ने झेला तो वो बंगाल। कारण क्या कि एशिया का 80% जूट बंगाल से सप्लाई होता है और उस जूट इंडस्ट्री के बदौलत ये बंगाल खड़ा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर हुआ, जब ये पार्टीशन हुआ तो वो जूट मिल्स को सप्लाई होने वाला जो रॉ जूट फील्ड था, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 75% रॉ जूट फील्ड वो चल गए ईस्ट पाकिस्तान, यानी प्रेजेंटली बांग्लादेश। और चूंकि कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट था, पॉलिटिकल सिनारियो की वजह से दोनों के देशों के बीच में टेंशन बढ़ा हुआ था। और इस टेंशन के बीच में ईस्ट पाकिस्तान ने क्या किया कि इस जूट के सप्लाई को, जो भारत को सप्लाई किया जा रहा था, उसे काफी कट कर दिया, काफी कम कर दिया। और साथ ही साथ जो सप्लाई हो रहा था उस पर भी बहुत अधिक टैक्स लगा दिए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में जो जूट आ रहा था, रॉ जूट, वो काफी एक्सपेंसिव हो चुका था। तो डेफिनेटली फाइनल प्रोडक्ट भी एक्सपेंसिव होगा। और जब फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लोग क्यों उसे फिर कंज्यूम करेंगे? क्योंकि जूट का खासियत क्या था, एक तो टिकाऊ और दूसरा अफोर्डेबल, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, टिकाऊ तो रह गया लेकिन अफोर्डेबल नहीं रहा, जिसकी वजह से जूट के प्रति लोगों का जो मोह माया था वो डे बाय डे डाउन होने लगा। और उसी बीच में दुनिया में एक नया चीज लॉन्च होता है जिसका नाम था प्लास्टिक। अफोर्डेबल था, चीप था, इजी टू यूज था, लोग उसे पसंद करने लगे। महज 2 दिन भी नहीं लगे जूट के फैनवेस को खत्म होने में और इस नायलॉन के फैनवेस को बनने। खुद बंगाल के जो मिडिल क्लास लोग थे वो जूट कंज्यूम करना कम कर दिए थे, उसका इस्तेमाल करना कम कर दिए थे और प्लास्टिक की तरफ मूव कर चुके थे। और इसकी वजह से बंगाल के इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा बैकबोन था वो यहाँ पे धराशायी होना शुरू होता है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन विद इन 1 ईयर बंगाल के 5 के करीब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गए। ये जो बैकबोन पे चोट था बंगाल को, ये बंगाल को बहुत अधिक कमजोर करता है। लेकिन यहां पर सवाल कि क्या केवल जूट की वजह से? नहीं, उस जूट मिल की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था, स्टेबल जॉब मिला हुआ था, जो सडनली पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। और साथ ही साथ बंगाल में ये जो प्रॉब्लम है, ये केवल एकमात्र पहलू है, इसके अलावा और भी कई सारे पहलू हैं।